नमस्कार, मैं श्रेया गुलदीप और आप देख रहे हैं सिटी फोकस। तेलंगाना के नए सचिवालय के उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी है। हालांकि इसे पहले ही शुरू होना था, लेकिन इसे कई बार टाला गया। सरकार ने कहा है कि नया सचिवालय 30 अप्रैल को खोला जाएगा और इसका उद्घाटन सीएम केसीआर करेंगे। और मालूम हो कि नवनिर्मित राज्य सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य सचिवालय रखा गया था और नए सचिवालय को तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ किया गया है। 2 जून को तेलंगाना अमरवीर स्मारक का उद्घाटन होगा। मालूम हो कि 2 जून को हम तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। इस मौके पर शहीदों के स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले 17 फरवरी को सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर सचिवालय का उद्घाटन होना था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सचिवालय का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया। उस समय केसीआर ने इस उद्घाटन समारोह में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण स्थगित कर दी गई। अब देखना यह होगा कि उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा भी या नहीं। पिछले दिनों नए सचिवालय में आग लगने की घटना हुई थी। आग सचिवालय के भूतल पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। अधिकारियों ने उस समय कार्रवाई की थी। नए सचिवालय का निर्माण कई विशेषताओं और कई अन्य आकर्षणों के साथ किया जा रहा है। 27 जून 2019 को सीएम केसीआर ने नए सचिवालय के लिए भूमि पूजन किया। सचिवालय का निर्माण 4 साल के भीतर पूरा किया गया था। यह सचिवालय, जो तेलंगाना राज्य का प्रमुख है, को 610 करोड़ रुपए के व्यय से पुनर्निर्मित किया जा रहा है। जब आप नया सचिवालय देखते हैं तो निजाम के जमाने की इमारतें आंखों के सामने सरक जाती हैं। इस डिजाइन का खास ख्याल रखा गया है, जैसा कि हैदराबाद दशकों तक निजाम नवाबों का शासन में था। उन दिनों की गौरव को कम किए बिना आधुनिक स्पर्श के साथ एक नया सचिवालय बनाया गया था। नए सचिवालय को कुल 11.45 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में डिजाइन किया गया है, जबकि ऊंचाई 278 फीट है। निर्माण भूतल के साथ 7 मंजिलों के साथ किया गया है। छत पर स्काई लाउंज सचिवालय का एक विशेष आकर्षण है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जा रहा है कि सचिवालय पार्कों और एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से घिरा हुआ है। इसका उद्घाटन 30 अप्रैल को होगा। HMDA द्वारा निजाम युग की डबल डेकर बसों की महिमा को जगाने के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ पेश की गई है। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस अभी भी शहरवासियों और पर्यटकों से दूर है। सरकार ने ऐलान किया है कि इन बसों को शहर के पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों के हिसाब से चलाया जाएगा। तीन बसें इस मौके पर चलाई गई। 3 और बसें उपलब्ध कराई जानी है। दूसरी ओर इन बसों के उद्घाटन के मौके पर मंत्री केटीआर ने कहा कि 30 डबल डेकर बसों को चरणों में पेश किया जाएगा। वर्तमान में उपलब्ध 3 बसें पीपल्स प्लाजा तक सीमित है। कभी कभी उन्हें टैंक बंड पर प्रदर्शित किया जाता है। चारमीनार, गोलकुंडा किला, गोलकुंडा मकबरा, चौमल्ला पैलेस और फलकनुमा टैंक बंड, बॉटनिकल गार्डन, केबल ब्रिज, नेकलेस रोड और लुम्बिनी पार्क, पीपल्स प्लाजा, गांधी पेट, जू पार्क आदि 400 साल पुराने ऐतिहासिक स्थलों को देखने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हैदराबाद की इमारती HMDA ने इन बसों को घूमने की जगहों के हिसाब से चलाने का फैसला किया है, लेकिन गौरतलब है कि अलग अलग तरीके से यातायात को सुगम बनाने के लिए अभी तक कोई रूट सर्वे नहीं किया गया है। अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है कि किस रूट से और किन जगहों के लिए बसें चलाई जा सकती हैं। वहीं नगर निगम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई रूटों पर बसें चलाने में कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं। उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह से इन बसों को यात्रियों और पर्यटकों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए इन बसों के बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित करने की संभावना है। दूसरी ओर
अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि एचएमडीए इन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों का प्रबंधन अपने दम पर करेगा या प्रबंधन की जिम्मेदारी आरटीसी और पर्यटन विकास निगम जैसे संगठनों को सौंप देगा। एचएमडीए ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित इन बसों को प्रत्येक 2.16 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा है। अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में आई 3 बसों के अलावा इन महीने 3 और बसें आएगी। उल्लेखनीय है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बसें खरीदी गई लेकिन उपयोग में नहीं लाई गई। सप्ताहांत में इन बसों को कभी कभी टैंक बंड के आसपास देखा जाता है। साइबर अपराधी व्हाट्सएप डीपी का उपयोग करने के एक नए चलन का अनुसरण कर रहे हैं। वे बेसिक फोन में सेल नंबर की पहचान कर रहे हैं और अपने स्मार्टफोन पर संबंधित व्हाट्सएप को सक्रिय कर रहे हैं। वे वाईफाई के माध्यम से कहानी चला रहे हैं और प्राप्तकर्ता को पैसे और उपहार वाउचर के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं। डीपी धोखाधड़ी का अध्ययन करने वाली हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने यह पाया है कि दूसरों के व्हाट्सएप संदेश साइबर अपराधियों के पास 2 तरह से जा रहे हैं। साइबर अपराधी शातिर तरीके से किसी के नाम वाले सेल नंबर से संबंधित व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ग्रामीण इलाकों में फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड खरीद रहे हैं और उनके जरिए व्हाट्सएप सक्रिय कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के लिए वे सीधे उस नंबर का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और सिर्फ वाईफाई के जरिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन एक निश्चित अवधि के बाद सेवा प्रदाता उस नंबर को किसी और को आवंटित कर देते हैं, भले ही इस नंबर को लेने वाले इस नंबर से व्हाट्सएप सक्रिय न करे या बेसिक फोन का इस्तेमाल करे। व्हाट्सएप नंबर पुराने मालिक के पास ही रहता है। साइबर अपराधी साइबर अपराधों के लिए किसी और के व्हाट्सएप को अपने कब्जे में लेने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं। वे अपने स्मार्टफोन में अलग अलग नामों से नंबरों की एक सीरीज रिसीव करते हैं और पता लगाते हैं कि उनमें व्हाट्सएप सक्रिय है भी या नहीं। गैर सक्रिय लोगों को वाईफाई का उपयोग करके अपने स्मार्टफोन पर उपयोग करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही उन्हें सेल्स और कॉल सेंटर के नाम से कॉल पर ओटीपी पता करते हैं। इसे एंटर करने से उनके फोन में दूसरे शख्स के नंबर से व्हाट्सएप एक्टिवेट हो रहा है। फोन नंबर का इस्तेमाल करने वालों को मामले की जानकारी नहीं है। इन व्हाट्सएप तस्वीरों को सेलिब्रिटीज और अधिकारियों के डीपी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर अपराधी इंटरनेट के जरिए अपने रिश्तेदारों के फोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं और उन्हें उनके बॉस और सेलिब्रिटीज की तरह व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, जिसमें पैसे और गिफ्ट वाउचर की मांग की जा रही है। हालांकि इस संबंध में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप से जुड़ा फोन नंबर जांच का आधार बन रहा है। आगे जाकर अधिकारी इसके मालिकों की लोकेशन पता कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप को एक्टिवेट और इस्तेमाल करने वाले पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जांच अधिक जटिल होती जा रही है क्योंकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जहां ऑनलाइन नकद भुगतान के मामलों में अभियुक्तों को ढूंढना दुर्लभ होता है, वही गिफ्ट वाउचर के रूप में लूट करने वालों को पकड़ना दुर्लभ होता जा रहा है। व्हाट्सएप स्कैम का शिकार होने से बचने के लिए सभी को न्यूनतम सावधानी बरतनी चाहिए। संदेश मिलते ही न केवल डीपी के आधार पर बल्कि फोन नंबर के आधार पर भी दूसरे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए। साइबर क्राइम पुलिस ने कहा है कि लेन देन फोन या जरूरत पड़ने पर सीधे संपर्क से करें। कुछ दलाल सिस्टम की खामी का फायदा उठा रहे हैं, पैसों के लिए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। जब तक पुलिस निगरानी और छापेमारी नहीं करेगी तब तक ऐसे फर्जीवाड़े सामने नहीं आएंगे। बल्दिया ने हाल ही में सामने आई 31,000 फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों के मामले की जांच अपने हाथों में ली है। पुलिस की छापेमारी में फर्जी प्रमाण पत्र सामने आते रहते हैं। अगर टास्क फोर्स पुलिस मी सेवा केंद्रों पर छापा मारती है और संचालकों से पूछताछ करती है, फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आ रहे हैं। टास्क फोर्स के पुलिस ने 2 महीने से भी कम समय पहले मुगलपुरा पुरानी बस्ती में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बेचने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 244 फर्जी प्रमाण पत्र बरामद किए हैं।
आपके सेवा केंद्र चलाने वाले चारों ने एक गिरोह बना लिया है। उनका नेतृत्व इब्राहिम कर रहा है और जो तालाबकट्टा में एक सेवा केंद्र चलाता है। जन्म प्रमाण पत्र चाहने वालों का नाम व अन्य विवरण लेने वाले गिरोह के सदस्य वेबसाइट पर आवेदन कर रहे हैं। वे अस्पताल या मंडल राजस्व अधिकारी के बिना किसी प्रमाण पत्र की वेबसाइट पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर 15 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र मुहैया करा रही है। जांच में पता चला है कि वे प्रत्येक प्रमाण पत्र के करीब 3,000 रुपए ले रहे हैं। जांच में पाया गया है कि गिरोह ने 1 साल के भीतर 3,000 सर्टिफिकेट जारी किए थे। एक साल से भी कम समय पहले एसआर नगर थाने में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था। जांच में पता चला है कि प्रत्येक फर्जी प्रमाण पत्र पर 1,300 रुपए दिए जा रहे थे और इसमें जीएचएमसी के कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। खैरताबाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर सतीश व सहायक चिकित्सा अधिकारी कसीम की मदद से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने की पुष्टि हुई है। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो प्रासंगिक दस्तावेज जीएचएमसी कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए और इसकी जांच के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर इनमें प्रवेश करता है। प्रमाण पत्रों को 15 दिनों के बाद आपके सेवा केंद्र पर डाउनलोड करना होगा, लेकिन कासिम ने कुछ एजेंटों की व्यवस्था की और बिना किसी प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार खैरताबाद जीएचएमसी कार्यालय में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर सतीश को गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सहायक चिकित्सा अधिकारी कासिम व 5 अभिकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि करीब 200 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। चार साल से भी कम समय पहले राजकोंडा में एक बड़ी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था। सेवा केंद्रों में प्रबंधकों, जीएचएमसी स्वास्थ्य सहायकों और डेटा ऑपरेटरों सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस जांच में पता चला है कि 4 स्वास्थ्य सहायक और कुतबुलापुर और वेस्ट मारेटपल्ली सर्कल में कार्यरत एक सब रजिस्ट्रार शामिल थे। दलालों ने इसके लिए अस्पताल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। बल्दिया में एक बार फिर 31,000 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आए। जीएचएमसी ने कार्रवाई की है। फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं। जीएचएमसी एवीजीएम के निदेशक प्रकाश रेड्डी आज से जांच करेंगे। अनियमितताओं के बारे में अधिकारियों से विवरण प्राप्त करने की संभावना है और पुलिस जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दलालों का सहारा न लेने की सलाह देती है। इस संदर्भ में हजारों प्रमाण पत्र उन लोगों को जारी किए गए हैं जो जीएचएमसी में पंजीकृत नहीं है। जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। बताया जा रहा है कि संभावना है कि मेयर संबंधित अधिकारियों पर हमला बोलेंगे। सतर्कता अधिकारियों की रिपोर्ट बल्दिया आयुक्त को पहले ही सौंपी जा चुकी है और ऐसा लगता है कि विजिलेंस रिपोर्ट में कई घर लुटेरों के नाम हैं। नई तकनीक की शुरुआत के बावजूद खामिया के आधार पर कुछ दलालों और सेवा प्रदाताओं ने वसीयत में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं। सरकार हैदराबाद महानगर में पैदल यात्री सुरक्षा के लिए प्राथमिकता प्राप्त कर रही है। एचएमडीए सबसे बड़े चौरस्ता उपर सर्कल में से एक में स्काईवॉक का निर्माण कर रहा है और यह आकाश और अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ बनाया जा रहा है। अंतिम चरण में पहुंच गया है। स्काईवॉक कुछ दिनों में उपलब्ध होगा। सरकार हैदराबाद में यातायात को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है और शहर में फ्लाईओवर, अंडरपास और पुलों की उपलब्धता के साथ प्रमुख क्षेत्रों में यातायात कुछ हद तक कम हो गया है। दूसरी ओर सरकार फुटपाथ को भी उच्च प्राथमिकता देती है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हर साल ट्विन शहरों में फुटपाथ पर जाते हैं। पुल पर पैर पहले से ही दोहराए जाने के बजाय बनाया जा रहा है। उसके साथ एक विशेष स्काईवॉक उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो उपल चौरस्ता में सड़क पार करते हैं। अधिकांश वाहन यहां जा रहे हैं। इस तरह की चीजों की जांच करने के लिए स्काईवॉक
वर्कर्स का 85% पूरा हो गया है। हैदराबाद ग्रेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ने उप्पल जंक्शन पर ट्रैफिक कंजेशन के मद्देनजर स्काई वॉक के निर्माण को शुरू किया है। उप्पल स्काई वॉक, जो 640 मीटर और चौड़ाई 3 से 4 मीटर है, को 25 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भले ही कोरोना थोड़ी देर हो जाए, कुछ समय के लिए चीजें सक्रिय है। यह पुल उप्पल, सिकंदराबाद और एलबी नगर सड़कों से जुड़ता है। मार्ग को सीधे 4 तरफ से मेट्रो स्टेशन तक स्थापित किया गया है। सड़क को पार करने की आवश्यकता के बिना स्काई वॉक को पार किया जा सकता है। बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती हैं, एस्केलेटर और लिफ्ट प्रदान की जाती है और पुल के साथ सड़क पर यात्री यातायात कम हो जाएगा और वाहन यातायात की सुविधाएं होगी। स्काई वॉक अप्रैल में उपलब्ध होगा। हाल ही में सरकार के विशेष महासचिव और एचएमडीए आयुक्त अरविंद कुमार उप्पल ने काम का निरीक्षण किया। अधिकारियों को एक्सीलेटर और लिफ्टों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। यदि यह आकाश उपलब्ध है तो अधिकारी परिणामों के आधार पर शहर में कुछ और चौरसों को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। स्काई हजारों पैदल यात्री समय को बचाने में सक्षम है और समय बचाया जाएगा। लेकिन स्काई वे किस हद का उपलब्ध है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है। नई पीढ़ी की बात करें तो बीआरएस में एक हलचल मचा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने उत्तराधिकारी को आगे लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनमें से कुछ नेता से अपील कर रहे हैं कि वे अपने उत्तराधिकारी को चुनाव मैदान में लेकर आए, जबकि अन्य नेता से अपने बेटे को साथ लाने की अपील कर रहे हैं। उत्तराधिकारी ने अभी से जमीनी काम शुरू कर दिया है क्योंकि अगला चुनाव लक्ष्य है। लेकिन केसीआर की हालिया घोषणा ने उम्मीद के वारिसों को झकझोर कर रख दिया। तो कौन है वो वारिस जो अगला चुनाव लड़ने को तैयार है? दरअसल केसीआर के इस ऐलान से आशंकित वारिसों को झटका क्यों लगा? जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने और बचे हैं। ऐसे में बीआरएस नेताओं ने मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं कई वरिष्ठ अपने उत्तराधिकारी के राजनीतिक प्रवेश की योजना बना रहे हैं। वे राजनीतिक रूप से उन्हें प्रोत्साहित कर निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय है। कई विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के उत्तराधिकारियों का शोर बढ़ गया है और जिसे देखते हुए केसीआर अगले चुनाव में अपने उत्तराधिकारी को टिकट देने का विचार सामने रख रही है। बहरहाल जो अपने वारिसों को टिकट देना चाह रहे हैं उनमें ज्यादातर वरिष्ठ नेता हैं। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी अपने उत्तराधिकारी को चुनावी मैदान में उतारने की सोच रहे हैं। अगले चुनाव में कुछ लोगों को टिकट देने की संभावना नहीं होने के कारण वे वारिसों को लंगर डाल रहे हैं। उसको लेकर उन नेताओं के वंशज निर्वाचन क्षेत्रों को भ्रमण कर रहे हैं। कोई विधायक की ओर से सारे कार्यक्रम कर रहा है तो कोई समाज सेवा के नाम पर जनता के बीच जा रहा है। हालांकि जहां पहले से ही मौजूदा विधायक है, वही गुलाबी पार्टी में वरिष्ठों के उत्तराधिकारी की भीड़ उमड़ रही है। पद्मदेवेंद्र रेड्डी वर्तमान में मेदक निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा विधायक है, लेकिन मल्काजिगिरी विधायक मेनमपल्ली हनुमंथा राव के बेटे रोहित राव अगले चुनाव में वहां से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। समाज सेवा के नाम पर पहले से ही भीड़ है और पिता के साथ पूर्व में काम कर चुके नेता कैडर को एक कर चुके हैं और विधायक को टक्कर देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। कदम श्रीहरि की बेटी काव्या ने स्टेशन घनपुर पर अपनी उम्मीदें टिका रखी है। समाज सेवा के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से रूबरू हो रही है और अगले चुनाव में टिकट के लिए अभी से प्रयास शुरू हो गए हैं।
इसके साथ ही बीआरएस उन 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 भागों में विभाजित हो गया है। 2 गुटों की लड़ाई से राजनीति रसीला हो गई है। स्पीकर पोखराम श्रीनिवास रेड्डी के बेटों की भी अगला चुनाव लड़ने की उम्मीद है, जबकि दोनों प्रतिस्पर्धी राजनीति कर रहे हैं। वे एक दूसरे को टिकट देने के लिए रोज के बॉस की पैरवी कर रहे हैं। साथ ही इब्राहिमपट्टनम के विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने भी छोड़ने और अपने बेटे को चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसलिए हाल ही में चर्चा है कि बेटे ने विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की है। मुशीराबाद की विधायक पूथा गोपाल भी अपने उत्तराधिकारी जयसिम्हा को मैदान में उतारने की योजना बना रहे हैं। पहले से ही जयसिम्हा उस विधानसभा क्षेत्र में अकेले काम कर रहे हैं और वे हमेशा मैदानी स्तर पर किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर जल्दबाजी में रहते हैं। अब मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के बेटे कार्तिक रेड्डी भी मुकाबले के लिए हाँ कर रहे हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव के उत्तराधिकारी तलसानी साई ने 2019 में सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। वे वहां से अगला चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करने लगे। मंत्री मला रेड्डी के बेटे भद्र रेड्डी और दामाद राजशेखर रेड्डी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विधायक बाजू रेड्डी के बेटे जगन जोगू रमन्ना के बेटे महेंद्र गुट्टा, सुखेंद्र रेड्डी के बेटे अमित रेड्डी, सांसद रामुलु के बेटे पोटुगत्ती भरत और दिवंगत विधायक सायना की बेटी लस्यानंदिता भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हैदराबाद शहर में कुछ दिनों से वायरल फीवर के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके अलावा नए H3N2 वायरस फ्लू के लक्षण चिंता पैदा कर रहे हैं। नया वायरस H3N2 हलचल पैदा कर रहा है, जबकि हम अभी कोविड-19 वायरस महामारी से उबर ही रहे हैं। हैदराबाद शहर के लोग बुखार और फ्लू के लक्षणों के साथ H3N2 वायरस से प्रभावित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कई सुझाव दिए हैं कि भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ केंद्र सरकार को इस वायरस के बारे में सतर्क रहना चाहिए, जो केवल बुखार और सर्दी के रूप में दिखाई देता है। H3N2 नए वायरस के प्रभाव के कारण इनमें से हर 3 लोगों में इस वक्त बुखार, खांसी और गले में खराश के लक्षण दिख रहे हैं। अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। कुछ में यह वायरल फीवर कुछ दिनों के बाद निमोनिया में बदल जाता है और सांस की समस्या पैदा होती है। बुखार, सर्दी, खांसी, नाक बहना और गले में खराश जैसे लक्षण वाले कई लोग सरकारी और निजी अस्पतालों में कतार लगा रहे हैं। इसको लेकर राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। 2 सप्ताह से पुरानी बीमारियों और पुरानी खांसी वाले फ्लू वायरस से प्रभावित मरीज इलाज के लिए नलाकुंटा के बुखार अस्पताल में आ रहे हैं। डॉक्टर ने पाया कि उनमें से कुछ में स्वाइन फ्लू H3N2 वायरस के लक्षण हैं। उपरोक्त लक्षणों वाले रोगियों के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, जो अस्पताल में भर्ती रोगियों के रूप में भर्ती हैं और उन्हें H3N2 वायरस परीक्षण के लिए नारायणगुड़ा IPM भेजा जा रहा है। डॉक्टरों का सुझाव है कि H3N2 लक्षण वाले कुछ अन्य मरीजों को होम आइसोलेशन में रहना चाहिए और 5 दिनों तक दवा लेनी चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा इन्फ्लुएंजा ए सबटाइप H3N2 वायरस के कारण हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि H3N2 वायरस अन्य उपप्रकारों की तुलना में अस्पतालों में अधिक लोगों को संक्रमित करता है। नलकुंटा बुखार अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 750 मरीज आते हैं, तो उनमें से आधे बुखार से पीड़ित होते हैं और इसी तरह बस्ती दवाखानों में भी वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। ICMR ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल न करें और दूसरी तरफ संक्रमण की पुष्टि किए बिना मरीजों को एंटीबायोटिक न दें। फ्लू से ठीक होने के बाद भी इसके दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं
और इस वायरस में घबराने की सलाह नहीं दी जाती है। खैरताबाद के वेलनेस सेंटर के कर्मचारियों ने बताया है कि बुखार पीड़ितों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है और बताया जाता है कि सुबह से शाम 4 बजे तक संचालित होने वाले इस बाह्य रोग विभाग में सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में कम से कम 30 से 40% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर लोग बुखार, सर्दी और खांसी लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक यह फ्लू के रूप में निदान नहीं हुआ है। नीलोफर में भी वायरल फीवर के आने वाले की संख्या बढ़ गई है। उनके पास फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद क्या यह ICMR द्वारा पहचाना जाने वाला फ्लू है? यही है ना निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ का कहना है कि अभी किसी के मामले में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नल्लाकुंटा फीवर अस्पताल में कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हम ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लू के लक्षणों वाले रोगियों के लिए H3N2 परीक्षण कर रहे हैं। ये परीक्षण नारायणगुड़ा IPM में निःशुल्क किए जाते हैं। लोगों को H3N2 स्वाइन फ्लू वायरस के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कोविड जैसा जानलेवा वायरस नहीं है। दवा से कम हो गया। हमने फीवर अस्पताल में इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। नए फ्लू के मामले में डॉक्टर उपचार प्रदान करने के लिए तैयार है। धूप तेज होगी तो यह वायरस मर जाएगा। वहां के डॉक्टरों का कहना है कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक नए प्रकार का फ्लू संक्रमण आमतौर पर 5 से 1 सप्ताह तक रहता है। 3 दिन में बुखार उतर जाता है। खांसी 3 सप्ताह तक रहती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस संक्रमण के ज्यादा शिकार होते हैं। वायु प्रदूषण भी मामलों में वृद्धि में योगदान दे रहा है। एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध उपयोग अच्छा नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रतिरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। दवाओं का उपयोग केवल डॉक्टरों द्वारा निर्धारित अनुसार ही किया जाना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि फ्लू वायरस से संक्रमित होने से पहले सावधानी से किया जा सकने वाला टीका सभी निजी चिकित्सा सुविधाओं में 600 रुपए में उपलब्ध है। सिटी फोकस में आज बस इतना ही। हमें दे इजाजत, हम फिर मिलेंगे सिटी फोकस के साथ।